हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसजीपीजीआई का एग्जाम बस अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ पेपर किस तरीके से आए हैं, क्या पैटर्न रहा है, कितना उसमें नॉन नर्सिंग, कितना उसमें नर्सिंग, कितने वन लाइनर्स, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप एक आइडिया अपने दिमाग में लगा लेते हैं, प्लस पिछले कुछ पेपर्स के कई बार क्वेश्चंस कई 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 बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम वो क्वेश्चंस जो अभी कुछ सालों पहले हुए हैं एग्जाम्स के देखें और उनसे कॉन्सेप्ट को सीख लें तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये जो मैं क्लासेस आपके लिए ला रही हूँ ये टारगेटेड है, मेनली फोकस्ड क्लास है आपकी एसजीपीजीआई के लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2022 का आया हो क्वेश्चन पेपर है, जो कि एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सीबीटी एग्जाम होता है तो जो भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उसके बेसिस पे ये मैंने क्लास प्रिपेयर की है। इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं सीखेंगे, आप एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। और मैं एक चीज बता दूं, हमारे ही चैनल पे आपको नॉर्सेट स्पेशल क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें आपको नॉर्सेट से रिलेटेड सारी चीजें, नॉर्सेट की में जिस सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको थ्योरी दी जाएगी, उस थ्योरी में ही आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, यानी कि एमसीक्यूज प्लस थ्योरी ये दोनों क्लासेस आपको एक में ही मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात है उस कोर्स को देखिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। 6 बजे 8 बजे जाके आप इस चैनल पे ही देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे जीडीसी नर्सिंग ऐप पर आपको क्या है 49 रुपीज में नॉर्सेट का एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। यानी कि थ्योरी आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, फिर आप क्या करिए, तैयारी करिए एमसीक्यूज की हमारे प्लेटफॉर्म जो हमारा क्या है एप्लीकेशन से। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी और आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को और बूस्ट करेंगे। अब हम ये प्यारा सा सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन आपका क्या है, टारगेटेड है एसजीपीजीआई के लिए। ठीक है, तो जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉर फॉस्फेट पॉइजनिंग। सबसे पहले जानो कि ये चीज क्या है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग ये क्या है, एक केमिकल है। ये एक केमिकल है। ये केमिकल क्या करता है, किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपके इंसेक्टिसाइड के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है, कीटनाशक की तरह ये यूज होता है। समझे इतनी बात। अब इसका अगर हमें क्या है, ये पॉइजनिंग अगर हो गई तो क्या ड्रग को यूज करोगे। सबसे पहली बात जानो कि ये करता क्या है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी कर देता है। और क्या, जो एसिटाइल कोलिन है उसका हाइपर एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पॉइजनिंग के वजह से एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेशन उसमें चला जाता है। अब हमें क्या करना है कि ऐसी ड्रग देनी है जो क्या करे कि इसको इनहिबिट कर दे। ठीक है, इसके एक्शन को क्या करे, इनहिबिट कर दे, ताकि क्या हो जाए, आपका जो भी एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो जो ड्रग है वो है एसिटाइल कोलिन से याद रखो एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक कर देगी आपका जो भी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है। एसिटाइल कोलिन को क्या कर देगी, ये एक्शन को इसके क्या करेगी, इस एंजाइम को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, इसके ब्लॉक कर देगी रिसेप्टर को, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, या फिर जो ये एक्सेसिव फंक्शन कर रहा है वो
प्रिवेंट कर देगा। तो एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए या फिर इसके स्लो डाउन करने के लिए हम एट्रोपिन का यूज करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा कि इस पॉइजनिंग के लिए एसिटाइल, याद रखो एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन, ठीक है, ये दोनों कोरिलेट होंगे। फिर क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन चिल्ड्रन। नॉर्मल लेवल वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप पोटेशियम, ठीक है, या फिर नॉर्मल वैल्यूज जो है वो याद कर लीजिए। याद क्या करेंगे कि हम चिल्ड्रंस में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस या अडल्ट्स में, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो आपका जो न्यूबॉर्न होता है उसमें होता है, जो न्यूबॉर्न होता है उसमें आपका 3.7 टू 5.9, ठीक है, ये रहता है। और मैं बात करूं चिल्ड्रन में, इन्फेंट में, तो ये आपकी वैल्यू रहती है 3.4 से लेके 5 पॉइंट तक। तो इसके अंदर ही अगर मैं इनमें से देखूं तो देखो 1 पॉइंट तो ये बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगी, 3.5 ये कुछ आ रहा है, लेकिन ये 5.2 तक है, इतना नहीं एक्सीड होना है, हमें इसके अंदर ही रहे तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो हमें करेक्ट वैल्यू लग रही है वो कौन सी है, 3.4 टू 4.7, ये आपके बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ रही, इसके ही अराउंड रहता है, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है आपकी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्रिटिकल इल क्लाइंट गिवन फीडिंग टाइप, जो भी बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट है, अब वो क्या है, ओरली क्या कर नहीं कर पाएगा कि वो फीड ओरली नहीं कर पाएगा। वैसे तो हम एनजी ट्यूब वगैरह का यूज भी करते हैं, लेकिन पेशेंट क्रिटिकली इल है, क्रिटिकली इल होने के वजह से जो हम टाइप यूज करेंगे फीडिंग का वो हम यूज करेंगे पेरेंटेरल। पेरेंटेरल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपका टीपीएन, ठीक है। टीपीएन के थ्रू क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिशन पहुंचा दिया जाता है। तो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए जो फीडिंग का टाइप हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे पेरेंटियल टाइप। फिर है डेंगू डिसीज। डेंगू डिसीज किसके वजह से होती है, तो डेंगू जो डिसीज होती है वो आपके वायरस के वजह से होती है, और ये वायरस कौन सा, जो आपका फ्लेवी वायरस के फैमिली में आता है। ये भी कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फिर है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ब्लड कैंसर्स। ऐसे कैंसर से रिलेटेड वन लाइनर्स क्वेश्चन भी आए हैं पहले, तो आप कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जैसे कि वन लाइनर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप अपना अगर टारगेट हाई बुक देख रहे हैं या फिर जो भी बुक्स देख रहे हैं तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में वन लाइनर्स बहुत होते हैं, टर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बहुत ही मीडियम पेपर भी आता है। जैसे कि जो 2000 ये आया था 23 वाला पेपर आया था, वो भी पेपर बहुत ही सिंपल था, अच्छा था, लेकिन उसका नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत टफ था। तो नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों को ही साथ में लेके चलना बच्चे। ये मत सोचिएगा कि आप नर्सिंग नर्सिंग 60 कर देंगे 40 को भूल जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है अब। और ये वन लाइनर्स क्वेश्चन आपको ये मैं इसलिए करा दे रही हूँ क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, तो इससे मतलब एक आध मार्क भी तुम्हारा बन जाए। समझ रहे हो इस बात को, व्हाट इज द टर्म, ये और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए ये सॉल्व कराना आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर देखो, सारे कैंसर समझ लो पहले। तो सार्कोमा क्या होता है, वो कैंसर जो सॉफ्ट टिश्यूज या बोन में होता है। लिम्फोमा क्या होता है, कैंसर वो जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। फिर ल्यूकीमिया, यही आपका ब्लड कैंसर कहलाता है, जो कि आपके डब्ल्यूबीसीज में हो जाता है। एक चीज और नई इसमें से सीख के जाओ, लीकोप्लैकिया क्या होता है, तो ये इसका मतलब ये होता है प्री कैंसरस लीजन, ठीक है, वाइट पैचेस भी होते हैं कहते हैं इसमें, ठीक है। फिर व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम सभी जानते हैं, वो इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होता है। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो होता है यूटीआई, और यूटीआई होता किसकी वजह से है, इकोलाई के वजह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द पैप्टिक अल्सर? पैप्टिक अल्सर क्या? पैलोरिक जो स्टमक का जो एक पार्ट होता है उसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो अल्सर फॉर्मेशन किसके वजह से होती है? अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन में हमें पाइलोरी दिखाई दे रहा है, तो नाम में ही पाइलोरी दिखाई दे रहा है, तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी यही है। ठीक है, तो यही ऑर्गेनिज्म क्या करता है? आपका पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है। अब ये है नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन। काफी क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज से आएंगे। ठीक है, आपके अल्फाबेटिक, देखिए दो तरीके से सीरीज होती है, एक तो आपकी नंबर सीरीज होती है, फिर होती है आपकी लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको अल्फाबेट पूरे सारे उनकी पोजिशनिंग याद करनी पड़ेगी, अपोजिट क्या क्या रहता है ये अल्फाबेट देखो पढ़ के जाओगे नॉन नर्सिंग में। मैं पहले भी मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है कि नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़ के जाना है, उसको जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम इस वीडियो के बाद में तुरंत देख लेना कि नॉन नर्सिंग क्या क्या आता है। मैं अभी भी थोड़ा सा समराइज कर दूं कि देखो सीरीज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उसमें आपके प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एरर, ये वाले क्वेश्चंस, और आपके मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बता ही दिया, मैथ्स में तो परसेंटेज वगैरह ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग में आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सीरीज वाला। देखो अगर 8 को छोड़ो बाकी तुम देखो तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 कम 12 12 दूनी 24, 2 से इंटू हो रही है। ठीक है, तो 24 का इंटू करोगे तो 48, अब 48 को 2 से कर दो, कितना होगा? कितना होगा? 96। ठीक है, अब इस 96 को 2 से करोगे तो 192 होगा। कैलकुलेट कर लेना बच्चे। Which dose is not caused by needle stick injury? What is needle stick injury? Needle stick injury जब कोई हेल्थ प्रोवाइडर क्या करता है, नीडल के साथ में कांटेक्ट में आता है और इंजरी हो जाती है, उसे हम नीडल स्टिक इंजरी बोलते हैं। तो ऐसी कौन सा जिसमें से जो है डिसीज है वो क्या है, नीडल स्टिक इंजरी नहीं करेगी? तो देखो ब्लड बॉर्न ना हो वो, और ब्लड बॉर्न कौन सा नहीं है आपका? वो एच, सॉरी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, हेपेटाइटिस, बाकी ये जो है आपकी, ठीक है, वैसे तो हेपेटाइटिस ए भी आपकी ब्लड बॉर्न नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मानी जाती है वो हेपेटाइटिस ई मानी जाती है, या फिर जो उन्होंने आंसर की दिया था एसजीपीजीआई ने वो हेपेटाइटिस ई को माना कि वो निडल स्टिक इंजरी नहीं कॉज करता। What are the indication of leak in the chest tube system? chest tube system समझो बच्चे कि इसमें क्या एक होलो और आपका फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके प्लूरल सेक में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि एयर और जो भी कलेक्शन ऑफ वाटर या म्यूकस है उसको एक्स्ट्रा में जो है उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये ट्यूब डाला जाता है। अब इसकी लीकेज को हम कैसे आइडेंटिफाई या इंडिकेशन क्या रहेगा इसका? तो देखिए अगर इंटरमीडिएट यानी कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी बबलिंग हो रही है तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट अगर ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बबलिंग हो रही है चेस्ट ट्यूब सिस्टम में, अगर कंटिन्यूअसली बबलिंग हो रही है दैट इंडिकेट्स कि देयर इज अ लीकेज। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? अगर कांस्टेंट बबलिंग है तो वो क्या है कि वो बता रहा है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Among the antibiotic dose not change in case of acute renal failure. Acute renal failure है एक पेशेंट को, तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो चेंज नहीं करनी, देर इज नो चेंज इन केस। ठीक है, देखो एक तो हमें सबसे पहली चीज ये है कि जितने जैसे कि मान लीजिए अगर जो भी पेशेंट है उसको एक तो रीनल प्रॉब्लम है, तो यानी कि एक्सक्रीशन वाला काम तो अच्छे से हो नहीं पा रहा होगा। ठीक है, मेडिकेशन ज्यादातर एक्सक्रीशन करता कौन है? आपका रीनल, लेकिन रीनल ऑलरेडी खराब है, तो अब हमें ऐसी मेडिकेशन देना है जो रीनल से नहीं होती हो, किसी और ऑर्गन से एक्सक्रीट या मेटाबोलाइज हो जाती हो। तो वो मेटाबोलाइज हो जाती है जो, या फिर एक ऐसी ड्रग है जो हो जाती है, वो है आपका क्लोट्रीमेजोल। ठीक है, सी से याद रखना, क्लीन सी से याद रखो, क्लोट्रीमेजोल। ये जो है आपकी रीनल से नहीं, ये आपकी लीवर से मेटाबोलाइज होके स्वीट हो सकती है, तो ये हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है 46 क्रोमोसोम्स जो हैं
वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। इन प्लास्टर कास्ट इन हैंड देन व्हाट शुड बी डू, अगर प्लास्टर है ठीक है और वो हाथ में है तुम्हारे ठीक है, तो क्या है, हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए, हमें चेक करना है कलर। क्यों कलर? कलर चेक करोगे तो ये पता चल जाएगा कि सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर पिंक है तो नॉर्मल पेल है, या फिर अगर ब्लूइश है तो ये दिखाएगा कि क्या है, आपकी स्वेलिंग अभी है, अभी जो है आपका नॉर्मल सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, कलर चेक करना जरूरी है। फिर क्वेश्चन आया था कि इंट्रीगल फीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हम सभी जानते हैं कि इंट्रीगल में क्या है आपका ट्यूबिंग होती है ठीक है, ट्यूब फीडिंग होती है इसमें, और राइस ट्यूब भी आपको वही चीज है, राइस ट्यूब ही बोला जाता है, इंट्रीगल फीडिंग को ही राइस ट्यूब बोला जाता है। अब थोड़ा सा जान लें कि एनजी ट्यूब क्या है, ओजीटी क्या है, ये सारी चीजें जान लेते हैं। तो नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टार्ट इन द नोजोगैस्ट्रिक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नोजो नोज से स्टार्ट होगा और स्टमक तक डाला जाता है। मैं कह रही हूँ कि स्टमक तक जब फूड को क्या किया जाएगा, या फिर कुछ भी न्यूट्रिशन को जब स्टमक तक पहुंचाना है और किसी ट्यूब के माध्यम से पहुंचाना है, तो उनके कुछ डायरेक्शंस होते हैं, जैसे एक तो नेजल, नेजल के थ्रू डाल सकते हैं, ओरो ठीक है, ओरोगैस्ट्रिक होता है वो आपके माउथ से डाला जाता है, फिर नोजो इंटीग्रेट, इसमें क्या है, नोज से डाल के इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। उसके अलावा ट्यूब फीडिंग, और यही ट्यूब फीडिंग ही आपकी क्या कहलाती है, इंटीग्रल न्यूट्रिशन कहलाती है। फिर है सीवियर प्री इक्लम्पशिया। व्हाट इज प्री इक्लम्पशिया? प्री इक्लम्पशिया क्या होता है कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान जब फीमेल या फिर जो भी मदर है उसको क्या हो जाता है, उसको एक्सेसिव या फिर बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं प्री इक्लम्पशिया। अब इसमें सीवियर वाली कंडीशन है, तो हेडेक होता है, बिल्कुल हेडेक होता है वुमेन को, एपिगेस्ट्रिक पेन भी होता है इवन, ये बात याद रख लेना ठीक है, और इसके वजह से ब्लड विजन भी हो जाता है वुमेन को। हाँ, बीपी भी बढ़ता है, इसमें लिखा है सारी चीजें हैं एक्सेप्ट बीपी भी बढ़ता है, लेकिन बीपी आपका 140 नहीं बल्कि 160/110 इतना, क्योंकि ये सीवियर इक्लेम्पशिया पूछा गया है। समझ आ रही सबको? तो इतना बीपी जो है वो राइज हो जाता है। समझ आया होगा सबको? अब देखिए, हाउ मेनी स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, सबको पता है कि हैंड वॉशिंग के स्टेप सब जानते हैं, कभी कभी इसमें कंफ्यूज होता है 7 है कि 8 है, तो बच्चे याद कर लो 7 ठीक है। क्या है, पाम टू पाम, ओवर द पाम, इंटरलॉकिंग ठीक है, और क्या है फिर क्या है, फिंगर रोटेटिंग, और क्या है, थंब रोटेटिंग आपका, और आपका नेकलिंग, और आपका जो रिस्ट रोटेटिंग ठीक है। फिर रेड फोर्ट, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली मेड, ये इस तरीके से ठीक है कि आपका यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीजें हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि पिछली बार ये 2022 में आया हुआ है, ये बहुत इजी पूछा गया है। इस साल पूछा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, इस साल पूछा जा सकता है आपसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी टीम जीती थी अभी, वो पूछा जा सकता है ठीक है, या फिर जो अभी जो योजनाएं चल रही हैं इस समय उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट आपका शाहजहां ने बनाया था। फिर व्हाट इज द सब्सटेंस यूज्ड इन ब्लड प्रोड्यूस विच इंक्रीज द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन? याद रखो, हीमोग्लोबिन जो है ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है आपका वो जो आयरन है, आयरन जो है वो क्या करता है, वो आपके आरबीसी बूस्टर और आपका हीमोग्लोबिन को करता है, इंक्रीज कर देता है ठीक है। एक जैसे कि एक याद रखो हिंड, आयरन बिल्ड रेड पावर ठीक है, आयरन बिल्ड रेड पावर मोर हीमोग्लोबिन, या फिर थिंक करिए कि आयरन O2 कैरियर ठीक है, बूस्टर, याद रहेगा कि ठीक है। और क्या है, आयरन बुल्ड रेड पावर, रेड पावर यानी कि आरबीसी एंड इंक्रीज हीमोग्लोबिन। इतना समझ में आ गया होगा सबको ठीक है। नेक्स्ट,
विच इज सब्सटेंस प्ले अ रोल इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए एक तो मैं बताऊं विटामिन के, ठीक है, और आपका कैल्शियम। अगर विटामिन के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपका जो कैल्शियम है वो ग्लू है। समझ आ रही बात है? अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग विटामिन के कर रहा है, और ग्लू यानी कि जोड़ने का काम, अगर जोड़ने वाला कुछ नहीं तो बिखर जाएगा। तो कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियली पार्टिसिपेट करता है इन द ब्लड कोगुलेशन। याद रखना ये बात बच्चे। फिर ईस्ट। अब ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है वो क्या होता है? फंगस। ईस्ट ही क्या होता है आपका? सेल, सिंगल सेल्ड, ठीक है, सिंगल सेल क्या कहलाता है? फंगस कहलाता है, सिंगल सेल फंगस। अब ये कहां से आया? ये आपका आपका माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया। यानी कि सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। जब मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं तो मैंने ये चीज को समझने की कोशिश की है कि सारे जगह से क्वेश्चंस आते हैं, एक दो तीन ऐसे आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा पार्ट जो कवर होता है वो भाई आपका एमएसएन, फंडा, ओबीजी यहीं से ही होता है। लेकिन कवर सब कुछ किया जाता है, एक का क्वेश्चन आता जरूर है सारे सब्जेक्ट का। आजकल तो रिसर्च के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि अब तो रिसर्च से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने लग गए हैं, मैनेजमेंट से क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं, ठीक है। एबीसी सैंपल कलेक्शन विच वेसल्स, ठीक है, आपका आर्ट्रियल ब्लड गैस, ठीक है, कहाँ से लिया जाता है? तो वो आपका लिया जाता है आर्टरी से, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग साइन इज नॉट सीन इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है जो कि आपकी किस में होती है? जो आपकी जब डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो उस दौरान आपका कीटोसिस भी हो जाता है। अब इसके क्या है? साइन नहीं है। देखो, हाइपर ग्लाइसीमिया तो होगा ही क्योंकि ये डायबिटीज है जिसमें आपका ग्लाइसीमिया तो बढ़ ही रहा होगा। अब लिखा है लो अमाइनो गैप्स या फिर लो बाइकार्बोनेट या फ्रूटी। देखो, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ तो होता ही है जो भी लोग आपके क्या होते हैं, डायबिटिक होते हैं। फिर अब इन दोनों में से बताइए मुझे, लो अमाइनो गैप और लो बाइकार्बोनेट। तो इन दोनों में से मैं बात करूं, अमाइनो गैप का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये साइन नहीं रहता है। अब द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इन डायरिया। ऐसी कौन सी ड्रग है जो आपकी डायरिया के लिए यूज होती है? ठीक है, अब देखो, इसमें दे रखी 4 ड्रग। ये तो जो ड्रग है आपकी, ठीक है, डाइसल्फाम, ये तो आपकी अल्कोहल डिपेंडेंट लोगों के लिए यूज होती है, तो गलत हो गया। अब हो गया एसिटामाइन, ये तो आपकी उसके लिए हो गई, पैरासिटामोल का काम है इसका। एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक है तो ये भी नहीं यूज होगी। आपका जो लोपरोमाइड है ये यूज होगी क्योंकि ये क्या करती है, ये आपका जो भी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसको स्लो डाउन करती है और जो भी स्टूल होता है उसको फॉर्म करती है जिससे डायरिया बंद हो जाता है, ठीक। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग इन प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी कैथेटर इन्फेक्शन, ठीक है, कि आपका जो यूरिनरी कैथेटर इन्फेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी कैथेटर इन्फेक्शन? क्लीन द स्टराइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेली डॉक्टर राउंड, ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और ऑल ऑफ अबव। कई बार ऑल ऑफ दिया होता है लेकिन जरूरी नहीं आप उसी को ही टिक करके आ जाएं। देखिए, यूरिनरी कैथेटर इन्फेक्शन की बात हो रही है तो क्लीन द स्टराइल ऑब्जेक्ट, उससे क्या है, आपका प्रिवेंशन नहीं है कि अगर मान लीजिए डेली राउंड हो रहा है, ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें आपकी ठीक है, लेकिन क्लीन द स्टराइल ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं होगी इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैलोरी? हम सब नहीं जानते हैं कैलोरी का सबसे ज्यादा अगर बात हो, न्यूट्रिएंट हाईएस्ट सोर्स जो आपका फैट होता है। ये अपन न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था वैसे, लेकिन न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को।
कि का उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइप्स आ जाता है, एक आध क्वेश्चन उससे आ जाता है। व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है? तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था कि उसको मोटा होना है, ठीक है, उसको मोटा होना है, तो वो चाहता था कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो उसको उसके जो भी डाइटिशियन था उसने कहा था कि सोयाबीन को सोक करके खाओ। तो ठीक है, तो उससे मुझे आज तक याद रहा कि जो प्रोटीन है वो क्या है, सोयाबीन से मिलता है, अच्छा सोर्स होता है उसका। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी इपिलेक्टिक ड्रग? एंटी इपिलेक्टिक ड्रग कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? देखिए, ये एसिटा अमाइनोफिन हम सभी जानते हैं, ये पैरासिटामोल ऐसा काम करती, पेन रिलीवर काम करती है, लेकिन ये एंटी एपिलेटिक ड्रग नहीं करती है। विच एंटीबायोटिक एंटीबॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस? देखिए, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, या फिर मदर के थ्रू फीटस में क्या होता है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन जाता है, बहुत कुछ जाता है, और वो जो एंटीबॉडी जाता है उसका नाम होता है, उस एंटीबॉडी का नाम होता है आईजीई। ठीक है, ये जो है वो मदर से फीटस में जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन अडल्ट? अडल्ट में जो क्या है कैपेसिटी, तो 500 ml, ठीक है, 500 ml क्या है कैपेसिटी रहती है। द यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर अप टू 500 ml ऑफ यूरिन इन वुमेन, ठीक है, वुमेन्स में अगर बात करें तो 500, और मेल में बात करें तो 700 ml इन मेल। Person already feel the need to urinate when their bladder has up to 200। जो पर्सन है उसको यूरिनेट करने की क्या हो जाती है, जब कितना 200 से 350 ml यूरिन जब ब्लैडर में फिल हो जाता है, तो क्या होता है आपका, ये किडनी से यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। ठीक है, जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो क्या होता है, अर्ज आती है यूरिनेट करने की। एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस, लेकिन इतना इजी अब इस साल नहीं आएगा, हो सकता किसी और दिन के बारे में पूछ लें, किसी ऐतिहासिक, जैसे मैं कह ही रही हूँ ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये 26 जनवरी। फिर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन। देखो, डॉक्टर और स्टेथोस्कोप, एक बात याद रखना, कोरिलेट कैसे करना है, बिल्कुल सेम चीज, जैसे कि डॉक्टर के पास में क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, तो पेंटर के पास में क्या होगा, देखो पेंटर के पास में कलर भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है इसमें स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है, तो पेंटर के पास में भी हम इंस्ट्रूमेंट ही ढूंढेंगे, वो है ब्रश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन फॉलोइंग विच इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड? देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो जो आपकी नेचुरली बॉडी नहीं बनाती है, हमें डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है, तो वो कोई 9, समझिए देखिएगा, 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि जो है हिस्टिडीन हो गया, आइसोलियोसिन हो गया, लियोसिन हो गया, लाइसिन। ठीक है, हमें लाइसिन मिल गया। हमें लाइसिन, ठीक है, तो लाइसिन होता है। The critical characteristic of high quality CPR include which of the following? क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकली कंडीशन में जब हम हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर दे रहे होते हैं तो वो क्या इंक्लूड करता है? स्टार्टिंग चेस्ट कंप्रेशन विद 10 सेकेंड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, या फिर पुशिंग हार्ड एंड फास्ट, बहुत ही हार्ड करना पड़ता है क्रिटिकली और हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर में, और बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ता है। देखिए, 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर
क्या क्या है सबसे पहले देखो, मिनिमाइज इंटरप्शन इन चेस्ट क्या है फ्रैक्शन, फिर है कंप्रेशन रेट और क्या रहेगा 100 to 120 रहेगा। कंप्रेशन डेप्थ की मैं बात करूं तो 50 mm यानी कि 2 इंच, ठीक है, इन अडल्ट, और एटलीस्ट 1/3 या अप द एपी, ठीक है। उसके बाद चेस्ट रिकॉल जो होगा वो अलाउ द फुल रिकॉल आफ्टर ईच कंप्रेशन, नो लीनिंग, ठीक है। फिर नो क्या है एक्सेसिव वेंटिलेशन, बहुत ज्यादा नहीं। अब क्या है वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगी वो स्टार्टिंग चेस्ट कंप्रेशन 10 सेकेंड्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, फिर पुशिंग हार्ड एंड फास्ट, और क्या है मिनिमाइजिंग इंटरप्शन, इंटरप्शन नहीं होना है इस दौरान। फिर क्या है ऑल ऑफ द फॉलोइंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये देखिए हमें ऐसा लग रहा है ये सब टेस्ट है, देखो पेप्समेयर टेस्ट होता है, ठीक है, स्टिक टेस्ट होता है, लेकिन क्या ट्यूबेक्टमी कोई टेस्ट होता है? नहीं, ये तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टमी आपका क्या नहीं है, आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है ये। फिर एडिशन डिसीज, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ, मैं एडिशन वाली एक्चुअल में मुझे पहले ये एडिशन हो गया या कुशन सिंड्रोम, ये वाली कंडीशन मुझे पहले याद ही नहीं होती थी, लेकिन अब मैंने याद करने की कोशिश की जब मैंने खुद पढ़ाना सीखा। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे नहीं समझ में आता था। तो देखो एडिशन डिसीज जो होती है वो क्या होती है, इसमें इनफ अमाउंट ऑफ जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो नहीं बन पाता है, ठीक है। और वो कमी किसकी रह जाती है, वो रह जाती है इसकी कमी ACTH की, क्योंकि ये क्या करता है, ये एडिनल को पे काम नहीं करता अच्छे से, जिसके वजह से हार्मोन इनफ अमाउंट में नहीं बन पाते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है इसकी कमी से, ACTH की कमी से क्या हो जाता है, एड्रिनल इनफ अमाउंट में क्या नहीं बना पाती, हार्मोन नहीं बना पाती, जिसके वजह से एडिशन डिसीज हो जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इज टू स्टिमुलेट, ठीक है, ये क्या है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म लिखी हुई है, वो शॉर्ट फॉर्म थी पीछे, इज टू स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कॉर्टिसोल। अब डीपीटी, डीपीटी आपका वैक्सीन होता है जो कि कंबाइंड वैक्सीन होता है, ठीक है। क्या कंबाइंड है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। इसकी फुल फॉर्म रहती है डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस, ठीक है। डिप्थीरिया आपका क्या रहता है, सोर थ्रोट के लिए, ये वुपिंग कफ के लिए, और ये आपका क्या होता है नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो जाती है। फिर आपका फुल फॉर्म ऑफ PICC, तो PICC क्या है आपका, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। इसमें क्या होता है जब बहुत वीक या कुछ मंथ मतलब कुछ वीक और मंथ के लिए जब क्या किया जाता है, कैथेटराइजेशन किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि PICC बोलते हैं। आर्म के थ्रू डाला जाता है और ये आपका कार्डियक तक पहुंचाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ वन लाइनर इसमें से हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2022 में आए थे। ये एक फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसका मैं सेकंड पार्ट भी डालूंगी कि और भी क्वेश्चंस थे, सिर्फ 40 क्वेश्चंस नहीं थे, और भी क्वेश्चंस थे, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूंगी और ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस और आ सकते हैं। तो इस सीरीज में आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो नॉर्सिट की जो प्रिपरेशन चल रही है इस चैनल पे, उसको जरूर से जरूर देखिएगा बच्चे, ये दोनों एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करिए अच्छे से और बहुत अच्छी तैयारी अपनी करिए। थैंक यू सो मच।